नमस्कार साथियों, मैं सोमनाथ मंडल अपने YouTube चैनल क्विक एजुकेशन हब में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज आपको दीक्षा में JHTPT इंटरमीडिएट कोर्स का जो दूसरा भाग है उसमें कुछ गतिविधि जो बाकी थी उसे मैं कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो यदि मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आ सके। तो चलें आज के इस TPT इंटरमीडिएट पार्ट 2 के वीडियो पर। आइए इस भाग में देखते हैं गणित की शिक्षण पद्धति का आकलन, जो झारखंड TPT इंटरमीडिएट 2 का एक भाग है। तो चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर की ओर, जिसमें पहला प्रश्न होगा, प्रभा जी अपने पहली कक्षा में संख्या सिखाने के लिए इन दो उद्देश्यों को चुनती है। उद्देश्य 1 है बच्चों को सही क्रम में संख्या बोल पाएँ, और उद्देश्य 2 है बच्चे संख्याओं को सही क्रम से संख्या रेखा पर अंकित कर पाएँ। प्रभा जी ने इन उद्देश्यों के चुनाव के बारे में क्या कहना सही होगा? आप इसमें से एक ही विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें ऑप्शन है सिर्फ सीमित उद्देश्यों को चुना गया है, सिर्फ विस्तृत उद्देश्यों को चुना गया है, सीमित और विस्तृत दोनों तरह के उद्देश्यों को नहीं चुना गया है, सीमित और विस्तृत दोनों तरह के उद्देश्यों को चुना गया है। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है सिर्फ सीमित उद्देश्यों को चुना गया है। सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारे सामने, जिसमें अनिल जी की कक्षा में एक बच्चा गेंदों की जगह बदलने पर उनकी गिनती करने में गलतियां कर रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि वह संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर होगा? जैसे कुछ शून्य दिए गए हैं, ये 8 है, लेकिन ये कम है, और ये शून्य दूर दूर में रखे हैं, ये ज़्यादा है, ये 10 होगी। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, संवेदी क्रियात्मकता, पूर्व संक्रियात्मकता, मूर्त संक्रियात्मकता और औपचारिक संक्रियात्मकता। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा पूर्व संक्रियात्मकता, क्योंकि बच्चे को कम जगह में दिखाई देने वाली संख्या कम होती है, ज़्यादा जगह में दिखाई देने वाली संख्या ज़्यादा नज़र आती है, जो उसकी पूर्व की अवधारणा है। तो इसे सबमिट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरह का होगा, सुहेब जी की कक्षा में गुणा करते हुए बच्चे अक्सर संख्याओं को जोड़ने में गलतियां कर रहे थे। 3 बार लगातार 14 कंचे पकड़े तो कुल कितने कंचे पकड़े? इसमें दिया है 14 जोड़ 14 जोड़ 14 बराबर 32। सुहेब जी इस तरह की गलती के निपटने के लिए गणित की प्रकृति के जुड़े किस गुण का ध्यान दे सकते हैं? इसमें भी आप एक ही ऑप्शन चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है गणित की अवधारणाएं सोपानक्रमिक होती है, इसलिए उन्हें गुणा से पहले स्थानीय मान और जोड़ की समझ को मजबूत करना होगा। गणित की अवधारणाएं अमूर्त होती है, इसलिए गुणा के सवाल देते समय बच्चों को सिर्फ मूर्त अनुभवों और सामग्रियों के साथ काम करने देना होगा। अंतिम ऑप्शन है गणित की अवधारणाएं निश्चित और स्पष्ट होती है, इसलिए उन्हें अलग अलग तरीके से बच्चों को गुणा की ही समस्या का हल निकाल कर दिखाना होगा। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है गणित की अवधारणाएं सोपान क्रमिक होती है, इसलिए उन्हें गुणा से पहले स्थानीय मान और जोड़ की समझ को मजबूत करना होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गणित में एक लयबद्धता होती है, जैसे पहले अंक सिखाया जाता है, फिर एक एक अंकों का जोड़ सिखाया जाता है, तो इस तरह से स्थानीय मान सिखाया जाता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसे सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे साथ इस प्रकार का होगा, जिसमें दिया गया है, हरप्रीत जी की कक्षा में बच्चे समझ के अलग अलग स्तरों पर हैं, लेकिन वे चाहती हैं कि उनके कक्षा में हर बच्चा सीखे और आगे बढ़े। इसके लिए उन्हें अपनी कक्षा के लिए किस तरह
की तैयारी करनी होगी। इसमें भी आप एक विकल्प चुन सकते हैं जिसमें ऑप्शन इस प्रकार के हैं। पहला ऑप्शन है ऐसी समस्याएं बच्चों को हल करने के लिए देनी होगी जिनकी कठिनाई का स्तर कम किया जा सके या बढ़ाया जा सके। दूसरा ऑप्शन है अलग अलग स्तरों के बच्चों की एक समूह में बिठाकर एक जैसी समस्याएं पर काम करने के अवसर देने होंगे। ज़रूरत के हिसाब से बच्चों को पीआरओ प्रॉम्प्ट्स या मदद क्लू संकेत देने होंगे। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बच्चों को हमें थोड़ी सी आवश्यक मदद जो है उसे देना होगा। अगला ऑप्शन है सभी बच्चों के लिए किसी समस्या के चरणों को तोड़कर दिखाना होगा और उसे उदाहरण के तौर पर ही हल करना होगा। तो में तीसरा ऑप्शन और जो पहला है ऐसी समस्याएं जो बच्चों को हल करने के लिए देनी होगी जिसमें कठिनाई का स्तर कम किया जा सके या बढ़ाया जा सके, ये ऑप्शन भी सही है। तो चलें क्लिक करें और आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 5, नीचे दी गई गतिविधियों में से पहली कक्षा को संख्या की शुरुआती समझ देने के लिए आप किन गतिविधियों का इस्तेमाल करेंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है बच्चों को अलग अलग वस्तुएं गिनने के लिए जुड़े खेल खिलाना, बच्चों को 1 से लेकर 10 तक संख्याओं के चित्र बनाकर प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को संख्याओं से जुड़ी कविताओं और कहानियों सुनना। चौथा ऑप्शन है बच्चों को 1 से 100 तक गिनतियों के कई बार पुस्तकों में लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो जो कक्षा पहली का गतिविधि है उसमें से बच्चों को अलग अलग वस्तुएं गिनने के लिए खेल खिलाना होता है, बच्चों को 1 से लेकर 10 तक संख्याओं के चित्रों में प्रोत्साहित करना होता है, और तीसरा है बच्चों को संख्याओं से जुड़ी कविताओं कहानी सुनाना होता है। चौथी ऑप्शन उतनी कारगर नहीं है, इसलिए हम 3 ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जारी रखें। प्रश्न संख्या 6, सूची और उसके दोस्तों के साथ एक थैले में 24 टॉफियाँ हैं। वे उन्हें बराबर आपस में बांटना चाहते हैं। अगर सभी को बांटने के बाद 6 टॉफी मिलती है तो बताइए दोस्तों में कुल संख्या कितनी होगी? एक बच्चा इस सवाल का जवाब में लिखता है 24 गुना 6 बराबर 144। क्या आप यह बता सकते हैं कि बच्चे में किस तरह की गलती की है? तो इसमें जो बच्चों के द्वारा जो प्रमुख गलती है वह अवधारणा से जुड़ी हुई है, क्योंकि बच्चे को सही अवधारणा नहीं है कि वो कौन सा गलती कर रहे हैं। तो इसे सबमिट करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न होगा आपके सामने, भिन्न की अवधारणा को समझने में हो रही गलतियों से निपटने के लिए कक्षा में आप कौन सी गतिविधि चुनेंगे? सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है भिन्न की अवधारणा को अलग अलग रूप में बच्चों को दर्शाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। भिन्न की संख्याओं से जुड़े बहुत से सवालों के बहस बच्चों को करने को देंगे। भिन्न से जुड़ी गलतियों को कक्षा में बिना नाम के समूह में बांट देंगे और फिर उन बच्चों के लिए चर्चा के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो इसमें जो सबसे सटीक अवधारणा है वह है भिन्न की अवधारणा को अलग अलग रूप में बच्चों को दर्शाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, और तीसरा है भिन्न से जुड़ी गलतियों को कक्षा को बिना नाम के समूह में बांट देंगे और फिर बच्चों को उन पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इसे सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वह दी गई गतिविधियों में से वे गतिविधियाँ चुनें जो बच्चों की गणितीय सोच का विकास करने में मदद करेगी। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इन विकल्पों को ध्यान से पढ़ें। बच्चों की गोल की अवधारणा की समझ बनाने के लिए अलग अलग तरह की गोलाकृति दिखाना। बच्चों को गुना की अवधारणा से जुड़े उदाहरण के लिए आसपास के वातावरण खोजने के लिए कहना। बच्चों के ऐसी खाने के डिब्बे के आकर खोजना जिसमें कहना कि खाने की अधिक मात्रा हो रखी जा सकती है। बच्चों की संख्याएं सही क्रम में संख्या रेखा पर लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है बच्चों को गुना की अवधारणा से जुड़े उदाहरण को अपने आसपास के वातावरण में खोजने के लिए कहना। और तीसरा ऑप्शन जो है वह है बच्चों को ऐसे खाने के डिब्बे का आकार खोजने के लिए कहना जिसमें खाने की अत्यधिक मात्रा रखी जा सके। इससे गणितीय सोच ये होती है कि कौन अधिक बड़ा है या कौन अधिक छोटा है। तो इसे सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, रमा जी ने अपनी कक्षा में भावात्मक तौर पर सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए कुछ बदलाव किए। आइए देखें वे क्या थे। 1 नंबर है, सभी बच्चों को कक्षा में उनकी गलतियां बताना और उन्हें बेहतर अभ्यास के सुझाव देना। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को उनकी योग्यता और तरक्की के अनुसार पुरस्कार देना और उसका मनोबल बढ़ाना। तीसरा है, सभी बच्चों को अपनी गलतियों पर छोटे समूह में बातचीत करके उसे मौके देना और एक दूसरे के सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा था, बच्चों को बताना कि एक दूसरे के काम जांचते समय एक दूसरे के विचारों का सम्मान कैसे किया जाए। इन सभी बदलावों में से आपके अनुसार कौन से सही थे? तो उन्होंने 4 बदलाव किए थे। उन 4 बदलाव में जो सबसे सटीक बदलाव था वह आपका था तीसरा और चौथा। सभी बच्चों को अपनी गलतियों पर छोटे समूहों को बातचीत करने के मौके देना और एक दूसरे को सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करना। और चौथा है, बच्चे को बताना कि एक दूसरे के काम को जांचते समय दूसरे के विचारों का सम्मान कैसे किया जाए। तो सबमिट करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जो प्रश्न 10 है। एक कक्षा के परिणाम के आने पर शिक्षक ने पाया कि उनकी कक्षा में करीब 1/3 बच्चे गुनाह का किसी भी तरह का सवाल नहीं हल कर पाते हैं। कुछ बच्चे गुनाह से जुड़े इबारती सवाल हल नहीं कर पाते हैं और बाकी बच्चे गुनाह के सवालों के रूप के बदलने पर उन्हें हल नहीं कर पाते हैं। इस समस्या के निपटने के लिए शिक्षक को किस तरह के समूह से बच्चे को गुनाह सिखाया जाना चाहिए? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। मिश्रित समूह में, बहुस्तरीय समूह में, अकेले, मिश्रित और बहुस्तरीय दोनों समूह में। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है बहुस्तरीय समूह। अगला सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार सभी प्रश्न का उत्तर दिया गया। आप भी अपना प्रश्न के उत्तर को सभी प्रश्नों का सही से उत्तर देने का प्रयास करें ताकि आपकी दीक्षा का जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है वह सफलतापूर्वक पूरा हो सके। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।